हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं पृष्ठ रसायन और जिसमें हमारा आज का टॉपिक है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण की तुलना, कंपैरिजन बिटवीन केमिकल एब्जॉर्प्शन एंड फिजिकल एब्जॉर्प्शन। तो हम तुलना करते हैं। तो हमारा टॉपिक बता चुका हूं मैं, तुलना करनी है, हमें अंतर नहीं करना है। ये बात आप ध्यान देना कि हम लोग अंतर नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम उन दोनों की तुलना कर रहे हैं। तो जब तुलना करते हैं तो तुलना में अंतर और समानता दोनों लिखी जाती हैं। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण की तुलना। तो शुरू करते हैं इन दोनों की तुलना। पहले भौतिक अधिशोषण में बात करूं, इस साइड में रासायनिक अधिशोषण में बात करेंगे। यहां भौतिक अधिशोषण में अगर बात करूं तो एक नंबर पर मैं यूं बोलूंगा कि यह केवल और केवल दुर्बल वैन डर वाल बंधों के कारण होता है। आप क्या बोलोगे? भौतिक अधिशोषण की साइड में आप क्या बोलोगे कि यह जो दुर्बल वैन डर वाल बंध है, दुर्बल वैन डर वाल बल है, उनके कारण होता है। या फिर यूं बोल दो, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, दुर्बल वैन डर वाल बंध बनते हैं। इसमें आप ऐसा बोल सकते हो, या तो यूं कह सकते हो कि यह दुर्बल वैन डर वाल बलों, फोर्स के कारण बना होता है। या फिर यूं बोल दीजिए इसमें दुर्बल वैन डर वाल बंध यानी बॉन्ड पाए जाते हैं। और यहां बोलोगे कि इसमें प्रबल रासायनिक बंध पाए जाते हैं। हाँ, याद रखना, रासायनिक बंध कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आयनिक बंध है, सहसंयोजक बंध है, उप सहसंयोजक बंध है, विद्युत आकर्षण बंध है। इनको सारों को हम आयनिक बंध कहते हैं। तो इसमें प्रबल रासायनिक बंध पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे तो अपने रासायनिक बंधों के नाम से जाने जाते हैं। तो इनमें तो दुर्बल वैन डर वाल बंध होता है, इनमें प्रबल रासायनिक बंध होता है। फिर अपने 2 नंबर बिंदु की बात करूं तो आप यूं कह सकते हो कि ये जो भौतिक अधिशोषण है ये विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है, यानी इसकी प्रकृति जो है वो विशिष्ट प्रकृति नहीं होती है। यह नेचर में स्पेसिफिक नहीं होता है और ये नेचर में स्पेसिफिक होता है। तो विशिष्ट प्रकृति पाई जाती है इसकी। तो रासायनिक वाले में क्या बोलोगे कि इसकी विशिष्ट प्रकृति होती है, यानी ये नेचर में स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट प्रकृति। फिर अच्छा, एक बात और सुना, ये जो है ना विशिष्ट प्रकृति का होता है, इसका रीजन है कि इसमें रासायनिक बंध पाए जाते हैं। रासायनिक बंधों के कारण ये विशिष्ट प्रकृति का होता है। और इसमें केवल और केवल दुर्बल वैन डर वाल बंध पाया जाता है, जो आसानी से थोड़ी ऊर्जा देने पर टूट जाता है। तो फिर ये विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है। फिर हम तीसरे बिंदु के रूप में बात करें तो आप कह सकते हो यह उत्कर्मणीय प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का? उत्कर्मणीय प्रकृति का होता है। उत्कर्मणीय प्रकृति का, जिसे आप याद रखना रिवर्सिबल नेचर कहते हो, यानी ये नेचर में रिवर्सिबल होता है और ये नेचर में इररिवर्सिबल होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। तो ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसको समझ रहे हैं। ये हम तुलना कर रहे हैं, अंतर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना? तुलना कर रहे हैं तो तुलना करने में हो सकता है कि अंतर है वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, और जो समानताएं हैं दोनों में वो भी इसी में आ जाएंगी तुलना करने में। तो ये कंपैरिजन है, नहीं कि ये डिफरेंस है। तो ये एक प्रकार से अंतर नहीं है बल्कि ये कंपैरिजन है। तो अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय समझ गए होंगे। मैं यूं कहना चाहता हूं रासायनिक बंध में रासायनिक अधिशोषण में प्रबल रासायनिक बंध पाए जाते हैं। तो प्रबल रासायनिक बंध पाए जाएंगे तो कहने का अर्थ जब दोनों क्रियाकारक आपस में क्रिया कर लेंगे, यानी कोई जो गैस है वो ठोस की सतह पर अधिशोषित हो जाएगी, तो वो गैस और वो ठोस मिलकर एक उत्पाद बना देंगे। और आप चाहोगे कि हम बने उत्पाद को वापस तोड़ दें क्या? तो आप नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि इसमें प्रबल बंध है, तो वो आसानी से नहीं टूटेगी। तो फिर आसानी से नहीं टूटे, यानी बना हुआ उत्पाद पुनः क्रियाकारक नहीं बना पाएगा।
तो आप बोलोगे कि अनुत्क्रमणीय हो गया, यानी एक साइड में चलता है। कहने का क्रिया कारक दोनों आपस में क्रिया करके उत्पाद बना लेंगे। आप वापस उत्पादों से क्रिया कारक नहीं बना सकते तो अनुत्क्रमणीय हो गया। और ये उत्क्रमणीय होता है, इसमें क्या करोगे, कोई गैस है वो ठोस की सतह पर अधिशोषित हुई और अधिशोषित होने के बाद उत्पाद बन गया। उस उत्पाद में इस वाले में दुर्बल वान डेर वाल्स बंध होते हैं, तो आप थोड़ी सी ऊर्जा दोगे तो वो बंध टूट जाएंगे, तो वो वापस और क्रिया कारकों में बदल जाएंगे। तो ये उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। फिर मैं 4 नंबर पर बात करूं तो आप यूं कह सकते हो कि इसमें जो अधिशोषण एंथैल्पी है, इंपॉर्टेंट ये 4 नंबर वाला इसमें जो पॉइंट है वो याद रखना। अधिशोषण जो एंथैल्पी है, ये अधिशोषण एंथैल्पी इसमें कम होती है, यानी मैं बोलूं अधिशोषण एंथैल्पी का मान आप याद रखना 20 से लेकर के 40 और किलो जूल मोल इनवर्स होता है। 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि इसमें दुर्बल वान डेर वाल्स बंध पाए जाते हैं भौतिक अधिशोषण में। तो दुर्बल वान डेर वाल्स बंध पाए जाते हैं तो नाम से पता चलता है दुर्बल वान डेर वाल्स बंध है। आप थोड़ी ऊर्जा दोगे तो ही टूट जाएंगे। या फिर दूसरे शब्दों में यूं कह सकता हूं मैं कि इसमें जो क्रिया कारक हैं वो उत्पाद बना लेंगे और वो उत्पाद जब टूटेगा तो थोड़ी सी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी और वो दुर्बल वान डेर वाल्स बंधों के कारण थोड़ी ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ऊर्जा का मान कितना है, 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स प्रति मोल के रूप में होती है। और इसमें जो अधिशोषण एंथैल्पी ना, इस अधिशोषण एंथैल्पी का मान आप ध्यान रखना कुछ ज्यादा होता है। और बार बार कह चुका हूं, ये हमारे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना, कि रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषण एंथैल्पी का मान बताइए। तो इसमें रासायनिक बंध प्रबल होते हैं, प्रबल होने के कारण और इसमें ऊर्जा का मान भी उच्च होता है, जो आप बताओगे 80 से लेकर के 140 और किलो जूल मोल इनवर्स होता है। ये मान आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार नेक्स्ट में 5 नंबर की अगर बात करूं तो याद रखना, एक इंपॉर्टेंट बिंदु बताता हूं आपको, वो भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें अगर आप ताप बढ़ाते हो, कौन से वाले में, मैं भौतिक अधिशोषण की बात कर रहा हूं, इसमें आप ताप बढ़ाओगे, मैं यूं लगा देता हूं ऊपर की तरफ, ताप बढ़ाओगे तो याद रखना जो भौतिक अधिशोषण है, भौतिक अधिशोषण वो घट जाएगा। ताप बढ़ाओगे तो भौतिक अधिशोषण, याद रखना ताप बढ़ा रहे हो तो भौतिक अधिशोषण घटेगा, ठीक है ना। मैंने समझाने के लिए और ये एरो के निशान काम में लिए, बढ़ने के लिए ऊपर की तरफ, घटाने के लिए नीचे की तरफ। तो मैं बोलूंगा ताप आप बढ़ाते हो तो भौतिक अधिशोषण घट जाएगा। सुनिए ऐसा क्यों होता है, मैं बता चुका हूं कि इसमें दुर्बल वान डेर वाल्स बंध होते हैं, ठीक है ना, दुर्बल वान डेर वाल्स बंध होते हैं। तो आप जब इसमें ताप बढ़ाओगे तो ध्यान देना ये सारे के सारे ऊष्माक्षेपी प्रकृति के होते हैं, इनमें ऊष्मा बाहर निकलती है। तो आप ताप बढ़ाओगे तो इसमें तो बंध दुर्बल है, बंध दुर्बल है, तो फिर थोड़ा सा ताप बढ़ाते ही और वो दुर्बल बंध टूट जाएगा। तो टूट जाएगा तो मैं बोलूंगा दोनों क्रियाकारक पृथक हो जाएंगे। तो पृथक हो जाएंगे तो अधिशोषण का होगा। अधिशोषण तो तब होता जब एक क्रियाकारक दूसरे के ऊपर आकर के उसकी सतह पर अधिशोषित होता। तो वो पहले से जैसे अटैच हुए, जैसे आपने उसको ऊर्जा दी तो फिर वो तो अलग अलग हो गए, अलग हो गए तो उनमें अधिशोषण तो नहीं हो रहा है। तो इसमें ताप बढ़ाते ही अधिशोषण कम हो जाता है। और इसमें क्या होगा, इसमें विशिष्ट रासायनिक बंध पाए जाते हैं। तो जैसे ही आप इसमें ताप बढ़ाते हो तो याद रखना अधिशोषण भी क्या होता है, इसमें अधिशोषण ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। इसमें यह रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। अगर आपसे रीजन पूछे कि क्यों बढ़ जाता है तो आप बोलोगे कि रासायनिक अधिशोषण यह भी ऊष्माक्षेपी प्रकृति का ही होता है, लेकिन इसमें प्रबल रासायनिक बंध पाए जाते हैं, यानी दोनों क्रियाकारकों के मध्य प्रबल बंध होते हैं। जब इसमें ताप हम देते हैं तो वो बंध टूटते नहीं है, टूटते नहीं है, बल्कि एक पदार्थ दूसरे के ऊपर और अधिक अधिशोषित होने लगता है। तो ताप बढ़ाने से अधिशोषण बढ़ जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर 6 नंबर की बात करूं मैं, 6 नंबर में यहां लिख देता हूं आपको समझाने के लिए कि जो भौतिक अधिशोषण है इसमें
सक्रियण ऊर्जा की अत्यंत कम आवश्यकता होती है। एक्टिवेशन जो एनर्जी है, सक्रियण ऊर्जा, तो इसमें कम आवश्यकता होती है। एक्टिवेशन एनर्जी कम मात्रा में आवश्यक, ठीक है ना, इसमें कम मात्रा में आवश्यक होती है। यानी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत तो जरूर पड़ती है, आवश्यकता तो होती है, नीड तो होती है, लेकिन आपके एक्टिवेशन एनर्जी है वो थोड़ी होगी, लो आपके क्वांटिटी में होगी तो भी काम चल जाएगा। और इसमें हमें एक्टिवेशन एनर्जी अत्यधिक मात्रा में चाहिए, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी अत्यधिक मात्रा में चाहिए। तो सक्रिय ऊर्जा अधिक मात्रा में आवश्यक होती है, अधिक मात्रा में आवश्यक होती है। ये उम्मीद करता हूं। एक्टिवेशन एनर्जी किसको कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी वह न्यूनतम ऊर्जा जो दोनों क्रियाकारकों को आपस में क्रिया करने के लिए आवश्यक होती है। यानी मैं यूं बोलूं आपको समझाने के लिए, जैसे एक पात्र में आपने गैस भर ली और उसमें कोई ठोस धातु डाल रहे हो, तो वो गैस उस धातु की सतह पर अधिशोषित होगी। सारी की सारी धातुएं जब गैस में डाली जाती हैं तो गैस धातुओं की सतह पर अधिशोषित ही होती है हमेशा। तो ये वो एग्जांपल याद रखना, अधिशोषण की प्रक्रिया की आते हैं काम में। तो अब आप यूं बोलोगे, जैसे आपने उस गैस में धातु को डाला तो वो गैस धातु की सतह पर अधिशोषित होने लगी। और याद रखना, उन दोनों के पास कम से कम इतनी ऊर्जा, उस गैस के पास और उस धातु के पास कम से कम इतनी ऊर्जा तो होनी चाहिए कि वो दोनों आपस में क्रिया कर सके। यानी इतनी ऊर्जा होनी चाहिए उनके पास कि वो उनको एक्टिवेट कर सके आपस में क्रिया करने के लिए। तो दो क्रियाकारकों को आपस में क्रिया करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। यह आपको ध्यान में रखना है। 7 नंबर बिंदु की बात करूं तो आप इसमें ध्यान में रखना, आप पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला बिंदु काम में लेना। पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ याद रखना, पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं बता रहा हूं तुलना के तौर पर। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें बढ़ाओगे तो भौतिक अधिशोषण भी बढ़ जाएगा। अगर आप पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा रहे हो तो अधिशोषण भी क्या हो जाएगा? अधिशोषण भी तो बढ़ जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ जाता है। रासायनिक वलन भी ऐसा ही होगा। अगर आप जो सरफेस एरिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो बढ़ा देते हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पर बढ़ाने पर, और याद रखना जो आपके रासायनिक अधिशोषण है तो वो भी बढ़ जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले यूं समझिए आप, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कैसे, जैसे मैं यूं बोलूं, आप पात्र में आपने गैस भर ली और उसमें कोई धातु आप ऊपर से डाल रहे हो, तो गैस है वो धातु की सतह पर अधिशोषित होगी, ठीक है ना। तो अब यहां अधिशोषक कौन है? अधिशोषक वो धातु है, क्योंकि वो अपनी गैस को अपनी सतह पर अधिशोषित कर रही है। तो आप उस धातु का और क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए, धातु को लंबी चौड़ी कर दीजिए, वो ज्यादा से ज्यादा भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण प्रदर्शित करेगी, क्योंकि उसका क्षेत्रफल बढ़ गया। फिर मैं 8 नंबर बिंदु में बात करूं, इसमें याद रखना बहुआण्विक परत बनती है, ठीक है ना, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनती है, इसमें बहुआण्विक परत बनती है। और इसमें क्या होता है? इसमें केवल और केवल एक आणविक परत बनती है। कौन सी परत बनती है? एक आणविक परत बनती है। अब मैं यूं समझाऊं कि जैसे आपने धातु को गैस में डाला तो धातु के चारों ओर गैस आकर केवल एक ही परत बनाएगी चारों ओर, ठीक है ना। कहां? रासायनिक अधिशोषण हो रहा है। तो अगर भौतिक अधिशोषण हो रहा है तो गैस उस धातु के चारों ओर आकर पहले एक परत बना लेगी, फिर उस एक परत के ऊपर दूसरी परत और बना लेगी, फिर तीसरी परत बना लेगी वो गैस। इस प्रकार यहां बहुआण्विक परतें बनती, यहां एक आणविक परत बनती है। और लास्ट इसमें जो एक बिंदु है वो याद रखना, वो ये कि ये जो भौतिक अधिशोषण है ये उनमें ज्यादा होगा जो गैस आपने आसानी से द्रवित होने वाली ली है। यानी आपने धातु में ऐसी गैस ले ली जो कि आसानी से द्रवित हो जाती है, आसानी से द्रवित हो जाती है,
ऐसी गैस आपने ली है तो भौतिक अधिशोषण अधिक मात्रा में होगा। यानी आप एक पात्र में गैस लिया, आपने उसमें धातु को डाला और आपने गैस वास्तव में ऐसी चुनी है कि वो गैस थोड़ा दाब लगाने पर द्रवित हो जाती है। अगर ऐसी गैस आपने वहां उस पात्र में डाली है तो वो गैस उस धातु की सतह पर ज्यादा से ज्यादा अधिशोषण दर्शाएगी और वहां भौतिक अधिशोषण होगा। और इसमें क्या होगा, आपको एक ऐसी गैस लेनी है जो अधिक क्रिया करे। मैं यूं बोलूंगा, आप जो गैस ले रहे हो वो उसको पात्र में भर लीजिए, ऊपर से आप धातु मिलाओगे उस पात्र में, तो धातु के साथ वो गैस अधिक क्रिया करने वाली हो तो फिर वहां रासायनिक अधिशोषण होगा। तो मैं यूं बोलूंगा, यहां आसानी से क्रिया करने वाली हो गैस, आसानी से क्रिया करने वाली हो, आसानी से क्रिया करने वाली हो तो वहां रासायनिक अधिशोषण अधिक होगा। तो ध्यान देना, यहां तो आपको ऐसी गैस लेनी है जो आसानी से द्रवित होने वाली हो तो भौतिक अधिशोषण अधिक होगा। यहां आपको ऐसी गैस लेनी है जो आसानी से क्रिया करने वाली हो तो फिर रासायनिक अधिशोषण अधिक होगा। तो ये सामान्य से आप तुलना याद रखें।